हाँ जी। तो आज हम फिर से शुरू करते हैं मूल भाषा उन शब्दों से जिनका प्रयोग आपको परीक्षा में नहीं करना है, तथा उन शब्दों से जहाँ पे आपको प्रयोग करना ही करना है। तो लिखिए, उर्दू तथा हिंदी के वह शब्द जिनका प्रयोग हम आमतौर पे करते हैं और उसकी वजह से हमारे कम अंक आते हैं। सबसे पहला शब्द लिखिए जी, ज्यादा। ज्यादा का हिंदी शब्द क्या है जी, बताओ। अधिक। बहुत बढ़िया। दूसरा है जी, तरक्की। तरक्की का हिंदी शब्द होता है, या तो लिखो प्रगति या लिखो उन्नति। ठीक है जी। प्रगति या उन्नति, ये दो शब्द है। तरक्की शब्द मत लिख के आना, वहां पे फंस जाओगे, वो पकड़ लेगा आपको कि ये पंजाब से है या फिर कोई अन्य राज्य से। ठीक है, प्रगति या उन्नति ही रखिएगा यहाँ पे। उसके बाद अगला शब्द है जी, जो हम गलत प्रयोग करते हैं, लिए। लिख सकते हो लिए, तो लिख सकते हो, परंतु लिए के लिए इसके लिए अच्छा शब्द है हेतु। मतलब मैं पढ़ने के लिए रोज 4 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, नहीं, मैं पढ़ाई हेतु। लिखते हैं, कोई बुराई नहीं है, परंतु ये जब आप 10th के बाद हिंदी पढ़ते हो, 10वीं कक्षा के बाद, फिर हेतु शब्द का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। अगला शब्द है जी, कोशिश। ये भी मत लिखिएगा, उर्दू का शब्द है। तो डरना नहीं है आपने, आपको आदत बना दूंगा मैं लिखने की, परंतु आज बता रहा हूँ कि मैं ये शब्द क्यों नहीं लिखता। कोशिश क्या होता है जी, प्रयत्न या प्रयास। ठीक है, प्रयत्न भी लिख सकते हो, प्रयास भी लिख सकते हो, दोनों शब्द ठीक है। पांचवा है जी, हमेशा। सदैव। छठा, निशान। निशान को क्या लिखते हो जी आप? चिन्ह। चिन्ह दो ढंग से लिखा जाता है। यदि शुद्ध शुद्ध है फिर तो आप ऐसे लिखोगे, हाँ के पाँव में ना। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कुछ ऐसा। देख रहे हो जी, हाँ के पाँव में ना। हाँ, यदि आप रनिंग हैंड में लिख रहे हो आम तौर पर, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाँ आधा ना, चिन्ह। ये भी एनसीईआरटी ने ऐसे भी दिया हुआ है, कोई समस्या नहीं है। अगला शब्द आइए जी, सर ये जो मैं बहुत बार, बोलो सर। चिन्ह एक बार दोबारा बताना कैसे लिखा जा रहा है ये शुद्ध चिन्ह कह वाला। रहे हो सर, चिन्ह। हाँ, नहीं सर, ये जो आपने अभी लिखवाया है जो, ये कैसे बनेगा शुद्ध वाला चिन्ह? सर पहले वाला। नहीं वो तो है, पर ये बनेगा कैसे सर, ये डिफिकल्ट है बनाना। हा के नीचे हाँ के पाँव में ना, ना। सर। ये देखो ना, मैंने बड़ा सा बनाया है, कुछ ऐसा था। ठीक है, ओके सर, ओके। ठीक है जी, चिन्ह। आगे आइए जी, सातवां शब्द है एक्सेप्शन, अंग्रेजी भाषा का। हिंदी में क्या कहते हैं जी, सबको पता होना चाहिए। अपवाद। अपवाद। इसका प्रयोग करना है हमें 5-6 बार परीक्षा में, ताकि उसको लगे कि हाँ, एक्सेप्शनल बच्चा है ये। आठवां है जी, मुकदमा। क्या होता है जी मुकदमा हिंदी में? वाद। वाद, बहुत बढ़िया है। वाद कहते हैं, वाद लिख लो। अपील तो चलो कुछ और चीज होती है, ने अपील की, मुकदमा कर दिया, तो मुकदमा को आप बात कहते हैं। अगला है जी, कुदरत। हिंदी का शब्द नहीं है कुदरत, हिंदी का है प्रकृति। प्रकृति। कुदरत के लिए ये शब्द प्रयोग होता है हिंदी भाषा में, कुदरत है उर्दू का शब्द। अगला शब्द है ये जी, प्रणाली। प्रणाली हिंदी का है, पर प्रणाली के स्थान पर यदि आप पद्धति लिखते हो, या फिर एक और शब्द है, लिख के बताता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
क्योंकि प्रणाली शब्द हिंदी पंजाबी कई भाषाओं में प्रयोग होता है, परंतु व्यवस्था केवल हिंदी में मिलेगा आपको। व्यवस्था। लिखिए जी, व्यवस्था। अगला शब्द आइए जी, व्यवस्था के साथ साथ आप लिख सकते हो पद्धति। पद्धति शुद्ध शुद्ध में भी आ सकता है, द के पाँव में ध है, पद्धति। मानसी जी मैं आज रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी। अगला है जी, वापिस। वापिस। ठीक है जी। वापिस क्या होता है जी हिंदी में? ई की मात्रा हटा के आप वापस लिख सकते हैं, मैं वापस आ गया, वापिस नहीं। ठीक है, तो मैं पृष्ठ के दाईं तरफ लिख रहा हूँ वह शब्द जो हिंदी भाषा के हैं। तो पहले आपको जो नए छात्र हैं वो देख लो। दाईं तरफ है हिंदी भाषा की, बाईं तरफ है उर्दू या अन्य भाषाएं, फारसी भी हो सकती है। अगला शब्द आइए जी, आखिरी या आखिरी। क्या होगा जी? अंतिम। हिंदी में अंतिम पंक्तियों में, आप जब व्याख्या में आएंगे वहां पे एक काम आता है आपको। आखिरी हिंदी में शब्द है ही नहीं। ठीक है। उसके बाद आइए जी, वायलेशन। वायलेशन क्या होता है? वायलेशन जी, उल्लंघन। उल्लंघन। बहुत बढ़िया। उल्लंघन। ठीक है जी। अब आइए कुछ ऐसे शब्द जहाँ पे बहुत सारे छात्र मुझे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं हर रोज, और मैं बताता हूँ कि बेसिक में करेंगे, बेसिक में करेंगे, आज नहीं करेंगे। सबसे पहला नियम लिखिए जी, 14 की लिख लो, 13 शब्द कर चुके हैं, लिखिए कि यदि किसी शब्द के अंत में ए ऊपर चंद्र बिंदु, जैसे संस्थाएं, दुआएं। ठीक है, यदि किसी शब्द के अंत में ए लगाना संभव है, तो उसका बहुवचन, बहुवचन मतलब प्लूरल, तो उसका बहुवचन ओ से बनेगा। तथा मनुष्यों हेतु प्रयोग होने वाले शब्द भी, नियम समझना महत्वपूर्ण है लिखने से भी ज्यादा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, अब संस्था है। बहुत सारे छात्रों को समस्या क्या होती है कि सर संस्थाओं ऐसे आएगा या ऐसे आएगा। ये प्रश्न मुझे बार बार पूछा आता है इस कक्षा में, तो मैंने इसका नियम ऊपर दे दिया। संस्था का यदि संस्थाएं बन सकता है तो अ के साथ आएगा जी। क्या संस्था से संस्थाएं बन सकता है बताओ? हाँ जी सर। यस। तो संस्थाओं किसके साथ आएगा? अ के साथ। समझ गए सभी छात्र क्या नियम है? जैसे मैं आपको एक और शब्द देता हूँ, महिला। महिला का बनाओ बहुवचन। सर ओ के साथ आएगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि महिलाएं भी शब्द बन सकता है। तो महिलाओं कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। समझ आ रहा है सबको? बताओ। और यदि यस सर। आप ए ना बना पाओ तो य के साथ बनेगा। ठीक है, जैसे पंक्ति। पंक्ति का प्लूरल बनाओ। मतलब पंक्ति होता है लाइन।
तो पंक्ति का य के साथ बनेगा, क्योंकि पंक्ति नहीं बन सकता। समझ गए सारे? जब पंक्ति संभव ही नहीं है तो पंक्तियों ऐसे बनेगी। सर ये एक बार दोबारा समझा दो। मैम देरी से आए हो। नहीं सर, मुझे समझ नहीं लगा। मैम मैंने कहा, ज्यादातर छात्रों का प्रश्न होता है कि सर प्लूरल में य लगाएं अंत में या अ लगाएं। ये तो समझते हो ना? हाँ जी। तो मैंने कहा जिस शब्द को आप ए के साथ लिख पाओ ना, जैसे संस्था से संस्थाएं बन सकता है मैम। बताओ। नहीं सर, होता है मैम। ओ सर। हमारे देश में कई संस्थाएं हैं। हुँ। तो उसका प्लूरल अ के साथ बनेगा मैम। जैसे महिला से महिलाएं बन सकता है, तो महिलाओं भी अ के साथ आएगा। परंतु जिस शब्द में आप ए वाला रूप बना ही नहीं पाओगे उसमें य आएगा भी। जैसे पंक्ति का पंक्ति नहीं होता, इसीलिए ठीक है सर। पंक्ति का प्लूरल य के साथ बना। और किसी का प्रश्न है पूछ लो, बहुत महत्वपूर्ण ये नियम है, और ये शब्द गलत नहीं होने चाहिए परीक्षा में। 60 अंक तभी आएंगे आपके। बताओ सभी संतुष्ट हैं मेरे इन नियमों से? अभी पुस्तकों में नहीं मिलेंगे आपको नियम, ढूंढ लो। ठीक है, अनुभव के साथ आपको समझ आएंगे ये। और मनुष्य के लिए भी आप ओ का प्रयोग करते हैं, जैसे नेता। मनुष्य होगा ना, तो नेताओं ऐसे लिखा जाता है। समझे? बताइए। मनुष्य अगर कुछ बन पाए तो वहां पे वो आएगा, ये है नियम। अगला शब्द लिखिए जी। अगला नियम लिखिए 15वां। लिखिए, यदि किसी शब्द का अंत, यदि किसी शब्द का अंत य से हो तो वह क्रिया शब्द हो सकता है। यदि किसी शब्द का अंत य से हो तो वो क्रिया होता है। जैसे एक तो होता है दिए। दिए नहीं, आप वो लिखो लिए। एक होता है लिए। ठीक दोनों है, पर दोनों के अर्थ अलग अलग है। यह वाला क्या है? क्रिया। जैसे मैंने 2 किलो सेब खरीद लिए। यहाँ पे लिए मतलब ले लिए, परंतु जो ऊपर है लिए उसका अर्थ है मेरे लिए पानी लाओ। तो ये लिए है फोर, ये लिए है बाय या ब्रिंग। समझ गए सारे? तो एक क्रिया होगा, दूसरा संज्ञा या कुछ और हो सकता है, पर यह वाला शब्द तो क्या होता है? हमेशा क्रिया। जैसे गए और गए, या गई और गई। अब बता सकते हैं इनमें क्या अंतर है? ये गए का अर्थ क्या है? गौण। ठीक है, जैसे ये शब्द महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए हैं, तो ये गए का अर्थ जाना नहीं है। इसीलिए बहुत सारे शब्द अंडरलाइन होते हैं कि वो गलत होते हैं। द्वारा लिखे गए हैं, तो यहाँ पे आएगा वह चले गए।
बताओ सबको उत्तर समझ आया? गए और गए में, वैसा ही गई और गई में, जैसे ये चली गई तो वो क्रिया है, और नीचे ये पंक्तियां सूरदास जी की रचना से ली गई है। पंक्तियां हैं तो प्लूरल है, बिंदु पास हाथ आ जाएगा। गई, ये पंक्ति सूरदास जी की रचना से ली गई है। बताओ ये नियम समझ आया सबको? कहाँ पे य लगना है, कहाँ पे य नहीं लगना है, आज यही नियम सीखने थे हमको बेसिक से। यदि आप इतना भी समझ पाए तो मैं मान के चल रहा हूँ परीक्षा में आपकी कम से कम 10-15 गलतियां ठीक हो गई होंगी बड़े आराम से। ठीक है, कोई प्रश्न है अब आप पूछ सकते हैं जी मुझसे। सर कितने नियम करवा दिए अभी तक आपने? क्या कह रहे हैं जी आप? दोबारा बोलिए, माफ कीजिएगा। सर मैं कह रही हूँ कि अभी तक कितने नियम हो चुके हैं? मैम अभी तक मैंने थोड़ा 6 या 7 कक्षाएं तो हो चुकी है कम से कम नियमों की। आप ये पीडीएफ भेजेंगे ना ग्रुप पर? भेज देंगे मैम, मैं तो भेज भी रहा हूँ, पहले भी भेज रहा हूँ, लिख लीजिए। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, और किसी का कोई प्रश्न हो पूछिए जी। नहीं है जी, तो करें निबंध का आरंभ अपने। निबंध है जी हमारा। सर 1 सेकंड, यहाँ पे जब लिख रहे हैं हम वह चले गए हैं, तो वह आएगा या वे आएगा? ले लो सर, ये भी ठीक कर लो, बहुत बहुत धन्यवाद, ये लो सर। ठीक है जी, और बताओ जी। ठीक है जी, किसी और का कोई प्रश्न हो पूछ लो, कोई समस्या नहीं है। मैं 2 मिनट देख रहा हूँ, यदि किसी और छात्र है ना फिर निबंध शुरू करेंगे, क्योंकि एक बार शुरू हो जाए ना फिर आप बीच में आते हो तो आपको इतना अच्छे से नहीं समझ आता। आरंभ से यदि मेरे साथ रहते हो फिर आपको एक एक चीज पता होती है कि कहाँ पे क्या लिख रहे हैं सर, क्यों ऐसा ही क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे इस पंक्ति को लिखने का क्या प्रयोजन है, मोटिव क्या है। तो वो 1 मिनट देख लेते हैं, 7 बज के 2 मिनट तक कोई आता है ठीक है, अन्यथा तब तक आप ये सब दोबारा पढ़ लो। सर वह चले गए हैं क्यों लिखा है? वह चले गए हैं क्यों नहीं लिख सकते? मैम ये हम कर कर ही चुके, दोबारा भी करना है। वे होता है बहुवचन प्लूरल, वह होता है एक वचन सिंगुलर। तो वह चला गया है, वे चले गए हैं। समझ गए मैम? जी सर ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, और पूछिए किसका प्रश्न। ओहो। सर खरीदना हिंदी का शब्द है? हाँ खरीद ले, हाँ बिल्कुल खरीद हिंदी में है। बताइए, पंक्ति बोलिए सर कौन सी है, फिर बताता हूँ आपको और भी अच्छे से। नहीं सर, हमने एग्जाम्पल ही लिखी थी ना, उसी से ही याद आया। खरीदना, हाँ बिल्कुल जी, हिंदी का शब्द है खरीदना। तो आइए अब हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे जी, अपना निबंध शुरू करते हैं। बहुत अच्छा निबंध है जी आज का हमारा। इसका शीर्षक रहेगा आपका, क्या था, यूसीसी, समान नागरिक संहिता। आइए जी। सर उस दिन वाले कंटिन्यू हो रहा है आगे? क्या कहते हैं सर, बोलिए। सर जो पहले करवाया था वही वाला कंटिन्यू हो? नहीं नहीं सर, वही वाला लिखा हूँ क्योंकि ये बैच नया है सर, वो पुराना बैच था। क्योंकि सर स्टार्टिंग से होगा सर आज। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल भी। अगर आपने पहले कर लिया है, मैं कहूंगा आप जो बच गया है आपका वो कंप्लीट करके उन्हें चेक करने के लिए भेज दो, अगर आप होमवर्क चेक करवाते हो। ठीक है जी, तो आइए जी लिखिए, समान नागरिक संहिता। क्योंकि ये मैंने लिस्ट के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ आपको, 10 निबंधों की लिस्ट लिखी मैंने। 10 ही हो चुके हैं कुल, तो ये 11वां है। हमने 10 नहीं 9 कर लिए, 9वां है। 8 कर लिए हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 8 निबंध हम इस बैच में कर चुके हैं। 4 हमारे और पड़े हैं, या 6, 14 करने हैं हमें। उसके बाद हम वाक्य सिद्धि आरंभ कर देंगे। तो आइए जी, शीर्षक दीजिए समान नागरिक संहिता।
यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, कोई छात्र मुझे इसकी परिभाषा बताना चाहेगा, हिंदी अंग्रेजी किसी भी भाषा में, आम भाषा में भी, लेमन लैंग्वेज में भी समझा सकते हो, क्या है समान नागरिक संहिता, बताओ। जब हर धर्म के नागरिकों को सामान्य समझा जाए। नहीं सर, वो तो धर्मनिरपेक्षता होगी। और बोलिए। सर दीवानी कानूनों को बहुत बढ़िया। निरपेक्षता के अनुसार लागू करना, समान दीवानी रूप से होता है लागू करना। क्रिमिनल सर। नहीं सर, दीवानी सिविल होता है ना। सिविल तो क्रिमिनल को क्या कहते हैं सर, बताओ, शाबाश, वो भी अच्छा शब्द है। किसको सर? क्रिमिनल्स को क्या कहते हैं, तो सिविल लॉ हो गई, दीवानी। सर फौजदारी। फौजदारी, दांडिक। बहुत बड़ी चीज। हाँ, दंडनीय कह फौजदारी। सकते हो, फौजदारी शब्द है ये। आप जो शब्द बता रहे हैं मुझे, लीगल टर्मिनोलॉजी है ये, लीगल वकालत की शब्दावली है ये। तो आप यहाँ पे कोशिश कीजिए, इतने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग शुरू में मत करें। तो फिर से आपको याद ओके सर। दिलाना चाहता हूँ, वो लॉयर नहीं है, वो एक हिंदी भाषा का शिक्षक है। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा मत लिखो जो उसको गूगल करना पड़े, वहां पे उसके पास मोबाइल नहीं होगा बेचारे के पास। समस्या यही है, वो चाहते हुए भी पता नहीं कर पाएगा क्या लिखा है आपने। तो कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसान आसान सा। ठीक है, बिल्कुल आसान, जब पढ़ने वाले को ऐसे लगे कि हाँ यार, ये तो मुझे भी पता होना चाहिए। निबंध वही पढ़ा जाता है, कोई भी व्यक्ति कोई चीज क्यों पढ़ता है, जिसमें उसका फायदा हो। आप मुझसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको जज बनना है। उस शिक्षक को जज नहीं बनना जो आपका चेक करेगा। तो उसको मजबूर कैसे करोगे पढ़ने पे, ये बता के कि ये सभी के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, और हम एक देश के जिम्मेदार नागरिक भी हैं, जागरूक हैं। तो इसीलिए हमारा ये प्रथम कर्तव्य है कि समान नागरिक संहिता के सभी पक्ष विपक्ष हमें पता हो। तो मैं आज करके भी दिखाऊंगा आपको। तो जब भी आप किसी ऐसे विषय का चुनाव कीजिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था, संविधान की गरिमा में जो पारंपरिक निबंध नहीं है, ट्रेडिशनल ऐसे न होकर एक तकनीकी निबंध हो, टेक्निकल भाषा वाला निबंध हो, वहां पे कृपया मुश्किल शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। चाहे आपके तर्कश में ब्रह्मास्त्र भी पड़ा है, मत चलाइए। यदि तलवार से ही कुछ काम हो रहा है ना, तलवार से ही करो उसको, उसको पड़ा रहने दो अपने पास। तो पहले 5 पेपर मिलेंगे आपको अपना ज्ञान दिखाने के लिए अच्छा खासा। हिंदी में बिल्कुल बच्चे बन जाना, कि हम बच्चे हैं, हम बच्चों को जैसे लिखते हैं। और मैंने यही देखा है, जो छात्र सरल भाषा में लिखता है ना, उसको अच्छे अंक मिलते हैं जी। ठीक है जनाब। तो हिंदी में आके अपनी भावनाओं को थोड़ा नियंत्रण में कर लेना। ये ना हो कि पहले 5 बहुत अच्छे हुए, आप सोच रहे हो यहाँ पे भी उतनी जान लगाएंगे। जहां काम आवे सुई, का करी तलवार, याद है सबको? जो नए आए हैं उनको तो अभी पता चल जाएगा 3-4 हफ्तों में ये क्या कह रहे होंगे। पुराने वालों को याद है, रहमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए टार, जहां काम आए सुई, का करी तलवार। तो ये सुई का काम है, यहाँ पे बड़े अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं करना, आराम से करना है। और मैं लिख के भी दिखाऊंगा आपको कि क्या करना है, कि वो पढ़ने के मजबूर हो जाए कि हाँ, क्या बात है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फिर। तो ये बात याद रखिएगा, स्मरण रखिएगा, कि यदि आपने कोई तकनीकी विषय का चुनाव कर लिया, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी वाला, तो बहुत ज्यादा गहराई में मत उतरिएगा। हाँ, मुझे समझाने के लिए तो कितने मर्जी शब्दों का प्रयोग करो, कोई चिंता नहीं है। मैं भी थोड़ी बहुत लॉ तो भी पढ़ ही रहा हूँ साथ साथ से। तो मुझे तो पता चल जाता है आप कहना क्या चाहते हैं। परंतु जब मैं भी इस क्षेत्र में नया नया आया था, तब मुझे ऐसा होता है कि कहना क्या चाहता है बच्चा। तो वो बेचारा शिक्षक भी इसी दुविधा में न फंस जाए। तो हमारा कर्तव्य है उसके लिए आसान चीजें लिखना। तो आइए शुरू कीजिए। देखिए, समान नागरिक संहिता का अर्थ है, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि भारत के
सभी धर्मों के भारत के सभी नागरिकों, माफ कीजिए, मेरे से गलती हो गई। ये भारत के सभी नागरिकों हेतु समान तथा धर्मनिरपेक्ष कानून व्यवस्था होना। इसे एक्सप्लेन भी करूंगा, बताऊंगा कि जो हमारे, जिसको आप कहते हो सिविल और सिविल मैटर, निजी, हाँ निजी, जो हमारे निजी मामले हैं ना, जो हमारे धार्मिक आस्थाओं पर आधारित होते हैं, वो हर धर्म के लिए अलग अलग है। जैसे शादी ब्याह का हो गया, आपका विरासत का हो गया। परंतु समान नागरिक संहिता क्या कहती है कि वो धार्मिक आधार पर नहीं होना चाहिए, वो राष्ट्रीय आधार पर होना चाहिए। कि हम एक राष्ट्र के नागरिक हैं, तो हमारे लिए चाहे वो आपराधिक कानून हो, चाहे वो निजी कानून हो, वो एक जैसे होने चाहिए। अलग अलग धर्मों के आधार पर अलग अलग कानून व्यवस्था होना समान नागरिक संहिता की विपरीत स्थिति है। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ, बात आम शब्दों में लिखिए। समान नागरिक संहिता कहता है भारत के सभी नागरिकों हेतु समान तथा धर्मनिरपेक्ष कानूनी व्यवस्था होना। लिखिए। वर्तमान में वर्तमान में हमारे या हमारी वर्तमान में हमारी निजी मान्यताओं अनुसार अलग अलग धर्मों, अलग अलग धर्मों की विचारधारा अनुसार शादी, विरासत, इत्यादि संबंधी अलग अलग कानून सर शादी की जगह विवाह नहीं ज़्यादा बेटर हाँ, रहेगा? विवाह लिख लो, विवाह बहुत बढ़िया है, ये लीजिए, मिटा दिया मैंने। परंतु शादी लिख दिया, कोई समस्या नहीं, डरना नहीं होता। ठीक है, फिर कट मत करना, ये कहना चाहता हूँ। लिख हो गया एक से। तो वर्तमान में हमारी निजी मान्यताओं अनुसार अलग अलग धर्मों की विचारधाराओं धारा अनुसार विवाह, शादी इत्यादि संबंधी अलग अलग कानून है। ठीक है। समान नागरिक संहिता का विचार राष्ट्र के सभी नागरिकों हेतु समान कानूनी व्यवस्था का समर्थन करता है। पिछली बार तुमने लिखा था, परिभाषा थोड़ी अलग थी इससे, परंतु बातें यही थी। ठीक है, कोई समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत के आधा यहाँ पे सभी नागरिकों हेतु समान तथा धर्मनिरपेक्ष कानूनी व्यवस्था होना। वर्तमान में हमारी निजी मान्यताओं अनुसार अलग अलग धर्मों की विचारधाराओं अनुसार
विवाह, विरासत इत्यादि संबंधी अलग अलग कानून है। समान नागरिक संहिता का विचार राष्ट्र के सभी नागरिकों हेतु समान कानूनी व्यवस्था का समर्थन करता है। बहुत अच्छी परिभाषा नहीं लिख पाया मैं, स्वयं इस चीज को मानता हूँ, परंतु हाँ, बुरी नहीं है, ठीक है, अच्छी है, परंतु अंत वाली पंक्ति को और अच्छा करके लिखा जा सकता है। जब आप स्वयं रिफ्रेश करेंगे तो उसको और अच्छा बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इस पंक्ति को। सर, हाँ जी, बोलिए। यहाँ लिखा है अलग-अलग धर्मों की विचारधारा अनुसार। तो यहाँ विचारधाराओं अनुसार, ये विचारधारा भी आ सकती है, विचारधारा है। विचारधारा अनुसार भी लिख सकते हैं, विचारधाराओं के हाँ, अनु क्योंकि मैंने अलग अलग लिख दिया है, हाँ जी, नहीं हाँ। लिखता विभिन्न फिर आता विचारधाराओं। विभिन्न के साथ विचारधाराओं। हाँ, ओके। क्योंकि ईच के साथ आप प्रत्येक लिखते हो ना, हुँ। कुछ वैसा है ये नहीं। ठीक है, और प्रश्न किसी का इसमें बताओ। सर जो ये कानूनी है, इसकी जगह विधिक लिख सकते हैं? हाँ, विधिवत, हाँ विधित भी लिख सकते हो, तो ठीक है। और बताइए। ठीक है, अब मैं अपने पहले पैराग्राफ की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे आपको पता ही है कि पहले मैं लिखता हूँ परिभाषा, उसको सरल करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आता हूँ इसके पक्ष क्या है मेरे पास, लिखिए। देखिए, यह तथ्य बहुत ही रोचक है कि बहुत रोचक मतलब इंटरेस्टिंग है कि हमारे संविधान निर्माता हमारे संविधान निर्माता इस संहिता को शीघ्र, अतिशीघ्र, मतलब जल्द से जल्द लागू करना चाहते थे, परंतु समय व्यतीत होने के साथ साथ यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। ठीक है, तो हिस्ट्री से प्रेजेंट का पैराग्राफ लेना है मेरे आपके पास, इसको मैं लाल रंग में लिखित कर रहा हूँ, पूरा का पूरा पैराग्राफ है। यहाँ पर मैं भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के क्या विचार थे, उनकी स्टेटमेंट क्या है समान नागरिक संहिता को लेकर, वो भी लिखूंगा कि नेहरू जी का क्या मानना था यूसीसी को लेकर, तथा भीमराव अम्बेडकर जी का क्या मानना था। उन दोनों की जो स्टेटमेंट है, उन दोनों की जो बयान है, उसकी तुलना कैसे की जा सकती है, वो भी पूरा पैराग्राफ हिस्ट्री का बन जाएगा हमारा। उसके बाद आइए जी, देखिए सर्वोच्च न्यायालय ही सर, ये जो मुद्दा डाला आपने, द के पैर में द है। मैं देखो, या तो आप ऐसे लिखते हैं मुद्दा, पहले हाँ द के जी। पाँव में अनंत लगा के, या यदि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जी। अच्छा जी, ठीक है ठीक है सर। जी, उद्देश्य भी तो मैं ऐसे लिखता हूँ ना। हाँ जी, ठीक है। ठीक है जी, मुद्दा बन गया है, आगे लिखिए। सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय भी
कई बार इस कानून की महत्वता को उल्लेखित कर चुका है। तथा संसद से इसे लागू करने की अपील कर चुका है। देखिए बहुत सारे केस है, शाहबानो केस है, आपको कई है, परंतु हम उतनी भी गहराई में नहीं उतरेंगे। हाँ, बता दिया आपको एक बार कि सर्वोच्च न्यायालय कई बार कह चुका है, और एक उदाहरण भी दे देंगे किसी पैराग्राफ में जाके कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है ये लागू हो जाए, परंतु इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, कुछ सुधार होने वाले बाकी है, तो आगे जाके बताऊंगा कैसे लिखना है। क्या संसद से इसे लागू करने की अपील कर चुका है। आगे आइए जी। संविधान के अनुच्छेद, अब देखो समान नागरिक संहिता स्वयं एक आर्टिकल है। वैसे मैंने आपको कहा है पहले पैराग्राफ में आप आंकड़े देने से बचिए। जैसे कोई पानी वाला निबंध था, पानी का संकट, तो वहां पे तो आंकड़े देने ही पड़ने हैं कि इस धरती पर 29% भूभाग है, 71% लगभग जल ही है, पानी ही है। तो वो तो बताना आवश्यक है। यहाँ पर भी यदि आपकी हेडिंग ही एक आर्टिकल है और उसको पहले पैराग्राफ में नहीं लिख रहे, तो वो थोड़ा गलत माना जाएगा। हाँ, शिक्षक को नहीं भी पता होगा अनुच्छेद 45 क्या है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर बाद लिखता हूँ उसको, वो चल जाएगा। परंतु यदि शिक्षक को पता हुआ कि हाँ यूसीसी उसने पढ़ा हुआ अखबारों में, तो अखबार में जब भी यूसीसी आता है उसके साथ अनुच्छेद 44 कॉपी को लिख के देता है। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ पे कहीं पे भी उसको मेंशन किए बगैर पहला पैराग्राफ पहला गद्य समाप्त मत कीजिएगा, वरना आपका पूरा का पूरा विषय अधूरा माना जाएगा। ठीक है, तो लिखिए क्या लिखा मैंने। संविधान का अनुच्छेद, संविधान नहीं, भारतीय संविधान ज्यादा अच्छा रहेगा, बोलिए जी। सर हम ये लिख रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय की भी मतलब इस कानून पर हमारा टॉपिक हम्म, सर यूसीसी है, तो इसको हम हम्म। कानून कैसे कह रहे हैं? मतलब अगर यूसीसी हम बोल रहे हैं तो ये तो कानून नहीं है, ये तो प्रावधान। नहीं सर, आम भाषा में बता रहा हूँ मैं, अब मैं समझ गया आप इसको विधेयक कहना चाहते हैं, हाँ, राइट। मतलब ये हाँ, सर क्योंकि कानून कहना तो मतलब लॉ, मतलब जो बन चुका है तो उसको हम बोल सकते हैं कानून। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, परंतु है क्या, आम भाषा में है ये कानून ही। कानून का अर्थ आप बिल्कुल टिपिकल लेके चल रहे हो, यस सर। संसद वाला। हाँ, मैं कानून को प्रयोग कर रहा हूँ एज ए लॉ। ठीक है जी, मैं आपकी बात समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, परंतु हाँ आपकी बात ठीक है बहुत हद तक, परंतु यहाँ पे मैं उसको एज ए पर्यायवाची शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। वरना आपकी बात ठीक है, पहले बिल आता है, बिल पास होता है, फिर जाके वो कानून बनता है, राइट। यही यस सर, कहना चाहते हैं ना आप? बिल्कुल ठीक सर। है या सर, तो लिख लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, निश्चिंत रहो। यूसीसी इसे हम ये विषय लिख सकते हैं कानून की जगह, इस विषय विषय लिखो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, लिख विषय। सकते हैं, क्योंकि आपका काम बाद में इसको रिप्लेस तो करना रहेगा ही। ठीक है, क्योंकि आप खुद भी इसको पूरा पूरा अपने हाथ से लिखोगे, फिर जाके मानना कि परीक्षा में आया और मैं लिखूंगा या लिखूंगी इसको। यदि आपने खुद रिप्लेस करके नहीं लिखा ना इसको, मेन ये पंगा मत ले लेना इससे, बहुत बुरे फंसोगे। आधे में जाके समझ आएगा कि कुछ और लिख लेते हैं, और ऐसा बहुत बच्चे करते भी हैं। पहले ही मेरे कई छात्रों ने ये गलती की है कि शुरू कर लिया, बीच में जाके समझ आया कि यार ये तो पूरा नहीं होगा, फिर दोबारा करो। कर लेना सर, रिप्लेस कर लेना, और ये छोटी छोटी चीजें जो आपको अजीब लग रही है इसको ठीक कर लेना। ओके, वरना लिखोगे सर गलत नहीं माना जाएगा। मैं भी बता रहा हूँ आपको, कानून लिखा जा सकता है, क्योंकि कानून शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ विधि के लिए, रूल के लिए। ठीक है, ओके, ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। आगे आगे लिखिए। भारतीय संविधान
के अनुच्छेद 45 में ये प्रावधान है कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जा सकता है, परंतु इस प्रक्रिया में संसद की सहमति अति आवश्यक है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में प्रावधान है कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जा सकता है, परंतु इस प्रक्रिया में संसद की प्रक्रिया होता है प्रोसीजर। उसको समझ आएगा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लागू कर पा रही, ये तो उसके मन में प्रश्न आएगा कि सुप्रीम कोर्ट संसद से क्यों कह रही है। इसके अनुच्छेद 45 जो है, यहाँ पे आप डीपीएस की, मैंने इसकी हिंदी भी बताई आपको पहले भी, लिखो, परंतु आगे चलते शुरू शुरू में इतने भारी भरकम शब्द मत लिखो, क्योंकि एक तो सोचना पड़ेगा यार अब ये क्या नई चीज है। ठीक है, तो उसके मन में ये आवाज नहीं उठनी चाहिए अब ये क्या है। उसको हर चीज होनी चाहिए, अच्छा ये ऐसे, हाँ समझ आ रहा है। यदि पहले पैराग्राफ में कुछ ऐसा होगा जो उसको थोड़ा आश्चर्यचकित कर देगा, मतलब समझ में आने पर, तो वो शायद उसका इंटरेस्ट जो है, रुचि जो है वो टूट जाएगी, तो इस चीज से बचना है। आगे लिखिए जी। देखिए, भारत अनेकता में एकता का देश है, या फिर विविध विभिन्नता में विविधता का देश है। सिमरन जी बोलिए। मैम आपकी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही मुझे। सर सहमति में छोटी की मात्रा आएगी। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। सहमत, इसको आप सहमति पढ़ोगे, बाकी छात्र बताओ ये ठीक है या गलत है मैम, बताइए जी। ठीक है, सहमति, धन्यवाद जी बहुत बहुत। ये शब्द मैंने गलत लिखा था जी, ठीक कर लीजिए। सर क्या है अनेकता, जी? भारत अनेकता में एकता। हाँ जी, बिल्कुल जी। मेरे दिमाग में चल रहा था विभिन्नता में विविधता, उसके ज्यादा अंक मिलेंगे, वो भी लिख लीजिए, वो भी लिख देता हूँ। विभिन्नता में विविधता, ये शब्द लिखा जाता है जो शुद्ध है हिंदी का। अनेकता में एकता तो उर्दू से आया है हमारे पास। ठीक है जी। भारत विभिन्नता में विविधता, सुबह मैंने ये लिखा था। आइए जी, क्या था? भारत अनेकता में एकता का देश है। इसके लिए पूरा पैराग्राफ होगा, जहाँ विभिन्न धर्मों को, जातियों तथा विचारधाराओं के लोग रहते हैं। यदि समान नागरिक संहिता
इन सभी की भावनाओं का इन सभी की भावनाओं का इन सभी की भावनाओं को महसूस ठेस नहीं पहुंचाएगी। तो इस विकसित भारत के निर्माण में क्रांतिकारी पहल माना जाएगा। समस्या क्या है, इसमें पूरा पैराग्राफ होगा कि समान नागरिक संहिता का जो विपक्ष है, जो इसके अगेंस्ट है लोग, वो ये कहते हैं कि हम सदियों से भारत में रहते आ रहे हैं। अब तक तो कभी भी किसी भी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे जो उनकी निजी, जो उनकी परंपराएं हैं, अपनी आस्थाएं हैं, उनकी जो सभ्यता है, विचारधारा है, उसको ठेस पहुंचे। परंतु समान नागरिक संहिता पर यही सवाल उठाया जाता है कि इस द्वारा जो अलग अलग धर्मों की विचारधाराएं हैं, उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप एक्सप्लेन करके बाद में लिखेंगे। एक पैराग्राफ जो बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपको पुस्तकों में भी नहीं मिलेगा। समान नागरिक संहिता जो है, विकसित देशों में तो पहले से ही लागू है, तथा भारत को इस समय बहुत ज्यादा आवश्यकता है समान नागरिक संहिता की। क्योंकि इससे होगा क्या, जो कानून की प्रक्रिया है वो बहुत सरल हो जाएगी, तथा न्याय मिलने में जो देरी होती है, अलग अलग, क्या कहते हैं, अलग अलग मामलों में जब अलग अलग नियम लगते हैं ना, अलग अलग कानून होते हैं, तो समय लगता है न्याय प्राप्त करने में। परंतु यदि एक समान कानून होगा तो जल्द से जल्द निपटान किया जा सकेगा समस्याओं का। तो इसको लिखना कैसे है, अभी इंट्रोडक्शन में लिखिए। सर हम्म। सर एक बारी प्लीज पहुंचाएंगे लिख सके बताएंगे कैसे लिखे रहेगा। जाएंगे। ठेस नहीं पहुंचाएंगे, पहुंचाएंगे एक बारी कैसे लिखा जाएगा प्लीज बता दो। पहुंचाएंगे, ये लीजिए सर। पहुंचाएंगे, पहुंचाएंगे, थैंक यू सर। चंद्र बिंदु लगा लो, चंद्र बिंदु लगा दो सर, वो भी चल जाएगा। पर मैंने पहुंचाएगी लिखा है, पहुंचाएंगी। ठीक है सर। हाँ जी सर। आप पहुंचाएंगे लिख रहे हो, प्लूरल है, वहां पे एक बिंदु एक्स्ट्रा आएगा सर। ये प्लूरल में एक बिंदु आता है ना बाद में। ठीक, और पूछे भी पहल माना जाएगा, लिखिए। हम्म, मैंने पहले लिख दिया, ये तथ्य बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये भी बहुत दिलचस्प तथ्य है जो बताने जा रहा है। हाँ, ये तथ्य बहुत रोचक है। लिखिए, यह जानकर आश्चर्य, एक गलती है, ठीक कीजिएगा। आश्चर्य हो सकता है, तो हैरानी भी लिख सकते हैं, जानकर हैरानी हो सकती है कि लगभग सभी विकसित देश समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं।
क्योंकि इस द्वारा न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया, और आप में से कई छात्र बोर भी हो रहे हैं, तो इसका कारण भी यही है कि ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है। यदि आपको सब पता है जो मैं लिख रहा हूँ, फिर तो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि पहली बार ये पता चल रहा है क्या हो रहा है, फिर थोड़ा सा आपको लगेगा क्या चल रहा है यार, 120 कब से हो गया। सच में विकसित देशों में आप जाओ, वहां पे पहले से ही समान नागरिक संहिता है। जैसे ही आपका गोवा में भी है भारत में, वो तो आगे चल के बताएंगे हम। ठीक है, पालन करते हैं क्योंकि इस द्वारा न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया सरल बन जाती है। हम जाती है, लिखिए। अभी मेरे 4 पैराग्राफ हो गए हैं, 5वां लिखिए। इस वर्ष लोकसभा चुनावों में भी यह विषय, सर यहाँ पे पहरा भी चेंज करना है? नहीं लो, अभी अभी तो फर्स्ट ही चल रहा है। प्लीज स्पीक। ओके। अच्छा, बाहर आपको पीछे से मेरे कोई आंधी की आवाज तो नहीं आ रही किसी को? नहीं सर। ठीक है, ठीक है जी। इस वर्ष लोकसभा चुनावों में भी यह विषय बहुत बार चर्चा का केंद्र रहा, क्योंकि सत्ता पक्ष राजनैतिक, राजनीतिक नहीं होता, फिर से याद करवा रहा हूँ, राजनैतिक होता है। क्योंकि सत्ता पक्ष राजनैतिक दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसे लागू करने का वादा किया है। तो आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो बीजेपी नहीं लिख सकते, ऐसे तो लिख सकते हो। और ये कुछ गलत नहीं है ऐसा लिखना, ऐसा किया है, इससे पता चलेगा शिक्षकों की आपने बीजेपी या फिर कांग्रेस दोनों का जो घोषणा पत्र है, इलेक्शन मैनिफेस्टो, वो पढ़ा हुआ है। ठीक है, राजनीतिक दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस लागू करने का वादा को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ जी? आश्वासन दिया है। आश्वासन, और क्या? आश्वासन नहीं, कुछ और कह सकते हैं। सर प्रण, संकल्प कर। बहुत बढ़िया जी। संकल्प दिया है। और ये पैराग्राफ कुछ ऐसा होगा जो उसको पता हो, ये किसी बुक में नहीं है, क्योंकि अभी कोई नई बुक छपके तो आएगी नहीं इतनी जल्दी। ठीक है, तो ये आपको बाकी छात्रों से अलग कर देगा भीड़ में। सेकंड तो इतिहास रहेगा, तीसरा गद होगा, वहां पे इस पे चर्चा कीजिएगा। ये पिछले कुछ वर्षों में तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण हो गया देश हेतु, क्योंकि आज हमारा राष्ट्र विकास के लिए या विकास, आज विश्व स्तर पर भारत अपनी छवि को सुधारने के लिए हर प्रकार का कार्य करने हेतु तत्पर है। तो समान नागरिक संहिता यदि लागू होती है हमारे देश में, उसका यदि एक विपक्ष है तो पक्ष भी कोई उसका क्या कहते हैं चर्चा का विषय, इसके फायदे क्या होंगे, कुछ ऐसा लिखोगे वहां पे, बताऊंगा आगे चलते। तो ये एक ऐसा पैराग्राफ अच्छा जो सबसे अलग किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट एडिशन एक दिन में सबके नहीं आएगा।
ठीक है, उसके बाद लिखिए, देखिए समाचार पत्रों में तो साप्ताहिक अंतराल तक पर, साप्ताहिक क्या होता है जी बताओ? वीकली। वीकली, बिल्कुल। अंतराल क्या होता है सर? टाइम पीरियड का डिफरेंस जो है। बिल्कुल जी। समाचार पत्रों में तो साप्ताहिक अंतराल पर कई बार इस विषय पर निबंध देखा जा सकता है। तो यहाँ पे इसको पता चल गया कि आप अखबार में भी इसको पढ़ के आए हो, तो आगे जाके और अच्छी जानकारी मिलेगी, रुचि और बढ़ गई। और अंतिम पंक्ति लिखो, यदि समान नागरिक संहिता कानून पारित हो जाता है, विधेयक लिख लो, कानून लिख लो, कोई चिंता नहीं है यहाँ पे। वो जो सर बात कह रहे हैं वो पॉलिटी के माध्यम से समझ आती है। अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो आपको पता चलेगा कि पहले बिल है, फिर वो लॉ बाद में बनेगा जब राष्ट्रपति साइन कर देंगे। परंतु यहाँ पे तो ठीक है, समझाने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं, यदि समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हो जाता है, पास नहीं पारित, तो यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, तो आप हजारों लोगों में मेरा निबंध ढूंढना चाहते हो, अब ये दो शब्द ढूंढना। अब अब तक मैंने ठीक है, पर अच्छा है। यदि समान नागरिक सर मेरे भी जरूरत बन चुके हैं एक ही। हाँ, आप प्रयोग कर सकते हो सर, इनकी कहीं भी कर सकते हो। सिमरन जी प्रश्न पूछिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या होता है, ये पूछना चाहते हो? नहीं सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी हेसो से ना एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप स्टूडेंट्स हैं। नहीं नहीं मैम, वो मैं उसका इलाज करूंगा, बिल्कुल। एक बार सिलेबस खत्म हो जाए फिर हम मिलके आंसर शीट्स पर लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखोगे वीडियो पे, तब मैं आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। ठीक है, तो सब अपने अपने मार्ग पे निकल जाएंगे। तथ्य तो सबके एक जैसे होंगे, पर हाँ हमारी सबकी लिखने की शैली बदल जाएगी। तो अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी लिखा जा सकता है, वो भी लिखा जा सकता है, वरना हाँ इसका कुछ और भी ढंग है, वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो यदि समान नागरिक, क्योंकि पंजाब में भी हमने ये किया था, जो ये कोई छात्र मेरा पंजाब में, उनको पता होगा कि सबको अच्छे अंक मिले हैं वहां पे। कारण क्या है कि हम अंत में जब आखिरी मॉक टेस्ट होगा ना, उस दिन हम बहुत अच्छी चर्चा करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कई चीजें ऐसी होंगी जो मैं खुद सिखा के कहूंगा भूल जाओ, तो बस इसलिए सिखाई थी ताकि आपका व्याकरण में उससे फायदा हो जाए, निबंध में उसको छोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए उस चीज के लिए। यदि समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हो जाता है तो ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के सभी नागरिकों को प्रभावित करेगा। ठीक है, आगे लिखिए, एक विकासशील देश का जागरूक नागरिक होने के कारण यह हमारा कर्तव्य बन जाता है कि इस विषय पर
गहन अध्ययन किया जाए। गहन अध्ययन मतलब डीप एनालिसिस। ये कुछ ऐसा ही है कि ये मैसेज 15 लोगों को फॉरवर्ड करे, कृपा होगी, अन्यथा आप गैर जिम्मेदार नागरिक हो। ठीक है, तो ये उसकी ईगो को हर्ट करेगी आखिरी पंक्ति। ये नागरिक भी है, विकासशील देश है, बिल्कुल सेंसिटिव मामला है, पढ़ना चाहिए छात्र क्या लिखने वाला है। तो यही मैं आपको बार बार सिखाता हूँ, बीच बीच में ऐसी पंक्तियां छोड़ो जो उसको मजबूर करे थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे। और पढ़ते पढ़ते अगर निबंध उसने पूरा पढ़ लिया आपका, 20 अंक तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वो अपने समय पे अंक देता है। वो कितना समय आपको पढ़ रहे हैं उतने अच्छे अंक, जितना कम पढ़ रहे हैं उतने कम अंक। बताइए, सबको पहला पैराग्राफ समझ आया क्या है, कौन कौन से इसमें मैंने पक्ष पर चर्चा की। तो शब्द गलत लिखा हो जरूर बताइए, क्योंकि 2 शब्द गलत लिखे जा सकते हैं पेज पर, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, शिक्षक होने के नाते कहता हूँ आपको कि 2 गलतियां करना एक प्रश्न पर बुरी बात नहीं है। ठीक है, परंतु वहाँ 2 से ज्यादा नहीं। अगर कोई नहीं है फिर तो क्या ही बात है, फिर तो वो दिन ही आपका है। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं इसके इतिहास से, इसके अतीत से। देखिए, देखिए समान नागरिक संहिता एक प्रगतिशील विचार है। अतीत में हमारे कई महान नेता इस कानून को लागू करने की मांग कर चुके हैं। जिनको पता है, मैंने पिछली बार ही बताया था, वो मत बताना। जो नए हैं वो सोचो, क्या आपको पता है भारत में पहली बार किसने समान नागरिक संहिता की मांग की थी? नेहरू। कौन से नेहरू से? मोतीलाल नेहरू। कब साल, किस साल? 2022, 23, 24, 1927? ठीक है, नहीं, पर आपने मोतीलाल नेहरू बताया, मुझे इससे भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि हाँ आप कम से कम इतना तो जानते हो, बहुत बढ़िया। क्योंकि इस बार करंट अफेयर्स में भी प्रश्न आना चाहिए किसी न किसी पेपर में। तो 1927 में जो नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट को आप नेहरू दस्तावेज भी कह सकते हो, उसमें पहली बार इसकी मांग हमारे देश में उठी थी। परंतु उस समय सभी धर्मों के नागरिकों ने इसका पूर्ण विरोध किया था, क्योंकि ये सबकी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला था। ठीक है, तो ऐसे लिखना, लिखिए, हमारे देश के इतिहास में हमारे देश के इतिहास में सर्वप्रथम पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू जी द्वारा वर्ष 1927 में इसकी मांग नेहरू, आप रिपोर्ट भी लिख सकते हो, कोई चिंता नहीं है, नेहरू दस्तावेज के द्वारा
की गई थी। उस समय सभी धर्मों के लोगों ने इसका पूर्ण विरोध किया था, क्योंकि यह मामला सभी की धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ था। जुड़ा हुआ था। लिखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी इसकी मांग उठी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी इस संहिता को लागू करने हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी इस संहिता को लागू करने हेतु संविधान सदन द्वारा, क्या था जी संविधान सदन, सदन बताओ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बहुत बढ़िया जी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी इस संहिता को लागू करने हेतु संविधान सदन द्वारा अपील की गई थी। इस तथ्य को हम निम्नलिखित बयानों द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ये ऐसा छात्र है जिसने मेरे साथ पहले भी लिखा था ये निबंध, तो आपको पता चल रहा होगा कि आज सर ऐसे लग रहा है अलग लिखा रहे हैं। निबंध वही है, बस लिखने का ढंग बदल गया मेरा, कि पहले जो पहले दिमाग में आया वो लिखा, इस बार भी वैसा ही हो रहा है, परंतु हाँ रिफ्रेश, अच्छा रिफ्रेश हुआ। मैं दूसरा भी भेजूंगा आपको जो मैंने पहले लिखवाया है। तो यही मैं आपसे चाहता हूँ कि आप निबंध कृपया बाद में एक बार भी अपने हाथ से लिखें, मेरे साथ लिख के छोड़ मत दो उसको। ठीक है, वीकेंड पे कोई एक निबंध लिख लिया, दो लिख लिए, विश्वास कीजिए जब आप अपने हाथ से 10 निबंध लिख लेते हो ना, मैं इसीलिए आपको 20 लिखवाता हूँ, कम से कम मुझे ऐसा 10 तो लिखोगे आप। 10 लिखने के बाद आपको मैं दुनिया का कोई भी विषय दे दूंगा ना, आप कम से कम 5 प्रश्न भर के आओगे, 5। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, परंतु हाँ जो निकालेगा उसको बहुत लाभ होगा, वो 70 तक भी चला जाएगा। ठीक है, समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका क्या बयान है कि देखिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि वर्तमान भारत, ब्रैकेट में लिखना, स्वतंत्रता के समय, मतलब मैं
इस भारत की बात नहीं करता। नेहरू जी ने उस समय कहा जब स्वतंत्रता मिली, ये वर्तमान भारत में इस कानून को पारित करने का समय आ गया है। इसकी व्याख्या आगे जाकर करेंगे कि नेहरू जी ने ऐसा क्यों कहा होगा। क्योंकि उस समय भारत की जो हालात थे बहुत गंभीर थे। कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। यदि उस समय इसे लागू किया जाता तो ये बहुत बड़ी समस्या का कारण भी बन सकता था। तो मैं ऐसा नहीं नेहरू जी के अगेंस्ट हूँ, उनको मैं समर्थन दे रहा हूँ अपना। परंतु भीमराव अम्बेडकर जी का वचन बड़ा अच्छा है, वो आगे जाके पढ़ के आपको समझ आएगा। समय आ गया है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी का नाम भी आप बिंदु के साथ लिखते हो, आगे नौ के साथ लिखते हो। उन्होंने क्या कहा था, लिखिए। समान नागरिक संहिता को थोपा नहीं जा सकता। समान नागरिक संहिता को थोपा नहीं जा सकता, बस इतनी सी इनकी स्टेटमेंट थी। समान नागरिक संहिता को थोपा नहीं जा सकता। इसलिए उपर्युक्त तथ्यों से ये स्पष्ट हो जाता है। ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे महान नेता इसे उपयुक्त समय आने पर ही लागू करना चाहते करना चाहते थे। ठीक है। यह विषय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी जुड़ा हुआ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होता है, ये कुछ छात्र बताएगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। ये विषय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ होने के कारण बहुत संवेदनशील है। इसलिए इसलिए कोई भी सरकार इसे पारित करने से बचती आई है।
यहाँ पे आई ई वाला आएगा या ये वाला? यदि आप बेसिक की कक्षा लगाई तो पता होना चाहिए। बताइए भी। सर ई वाला नहीं आएगा? कैसे सर? हाँ, बहुत बढ़िया। ये कह रहे हो सर? हाँ जी सर। बिल्कुल नहीं सर, दूसरी आई का क्या अर्थ होगा? सर आना। ये तो आई वो वाला आना नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल तो आई है, बचती आई है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अंत में लिखे। अब इसको वर्तमान में लेके आते हैं, इतिहास पे चले थे हम। एक्सक्यूज मी स्वतंत्रता के सर। समय। बोलिए बोलिए जनाब। सर यहाँ पे कोई मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं जो हमने लिखा कि बारिश जैसे पड़ने से बचती आई है, जैसे बिल्ली के गले में घंटी कौन लगाए, वैसा कुछ नहीं होता है? नहीं 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 सर, वो नकारात्मक हो थोड़ा जाएगा सा। ना? हाँ। और पता क्या है, बात किसी की कर रहे हैं? नेहरू जी की, अंबेडकर जी की। शिक्षक उनका बहुत बड़ा फैन होगा। और अगर हमने उनके सम्मान में कुछ ऐसी तौहीन कर दी उर्दू की भाषा में, अगर कहूँ तो छोड़ेगा नहीं हमें, वो हमारी बिल्ली बना देगा। ठीक है। जी सर। तो बचना है हमें इससे। आगे आइए जी, अंत में लिखिए। लिखिए। संविधान के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ना भी इसी दिशा में एक कदम माना जा सकता है। कदम माना जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में तो पिछले कुछ वर्षों में तो इस सत्ता को लागू करने की मांग पूरी पकड़ रही है। ऐसा मुहावरा लिखो तो तूल पकड़ना। ठीक है। इसमें आ जाना, चर्चा में आ जाना। तूल पकड़ रही है। देखिए, सत्ता पक्ष दल भी, मतलब बीजेपी, इस विधेयक का समर्थन करता है तथा इसे देश में सकारात्मक पहल के रूप में देखता है। ये हो गया मेरा दूसरा पैराग्राफ। अब यहाँ पे अब तो चीज क्या है, यही कि मैं करंट अफेयर्स को जोड़ने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ समान नागरिक संहिता में। पिछले कुछ वर्षों में इस संहिता को लागू करने की मांग पूर्ण पकड़ रही है। सत्ता पक्ष मतलब बीजेपी जल्द ही इस विधेयक का समर्थन करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तक निबंध पढ़ के शिक्षक को यही नहीं पता चला होगा कि मैं इसके फेवर में हूँ या अगेंस्ट हूँ। ये बात इसको पढ़ने पे मजबूर करती रहेगी बार बार।
हाँ देनी है, उत्तराखंड की दो, असम की दो, उत्तर प्रदेश की दो, आगे चल के मैं स्वयं दूंगा कि दो 5 मिनट दीजिए। मैं भी उदाहरण दूंगा, फिर आपको होमवर्क करने का समय दूंगा 15 मिनट, 8 बज के 15 मिनट तक मैं अपना काम कर लूंगा। क्योंकि आज मैंने बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हैं, ये 3 पैराग्राफ के बराबर है 2 पैराग्राफ। और उससे भी महत्वपूर्ण क्या है, मैं अभी बता रहा था आपको वो चीज की, कभी भी पहले पैराग्राफ में मत बताइए कि आप फेवर में हो या अगेंस्ट, क्योंकि होगा क्या, 50-50 हो जाएगा चांस। टूल, टूल होता है जी, टूल पकड़ना मतलब कोई बात चर्चा का विषय बन जाना। ठीक है, टूल तो उसकी मात्रा बड़ी, उसकी मात्रा ल। ठीक है जी। तो मैं आपसे जो महत्वपूर्ण बात है दोबारा दोहरा रहा हूँ कि शिक्षक को कृपया पहले पैराग्राफ में मत पता चलने दीजिएगा कि आप पक्ष में हो विपक्ष में, क्योंकि फिर 50-50 हो जाएगा। शिक्षक भी पक्ष में है, आप भी पक्ष में हो। अपनी बात सबको दूसरों के मुंह से सुननी अच्छी लगती है, परंतु शिक्षक विपक्ष का निकला, आप निकले पक्ष के, वो वहीं पढ़ना बंद कर देगा, उसको लगेगा यार ये आगे चल के कांग्रेस वाला है या बीजेपी वाला है, इसको साइड पे करो। तो इसीलिए आप बनिए देश के जिम्मेदार नागरिक। ठीक है, जो होगा हम उसके साथ हैं। जो करेगा हम उसके साथ हैं, हमें तो नौकरी जज बनना है जी। ठीक है, चाहे समान नागरिक संहिता आए चाहे ना आए, हमें नौकरी लगवा दो, उसके बाद जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, बहुत बार देखा है, जब भी कोई आप सेंसिटिव संवेदनशील मुद्दा उठाते हो ना, आप और शिक्षक एक ही पक्ष के हो, गलतियां भी करोगे वो माफ कर देगा, क्योंकि उसको आपके अंदर अपनी तस्वीर दिख रही है, अपना प्रतिबिंब दिख रहा है। परंतु गलती से भी आप और शिक्षक दो अलग अलग पक्षों के निकल आए, गए आप। ठीक है, तो ये चीज समझने वाली है कि पहले पैराग्राफ में तो कभी भी नहीं बताना कि आप पक्ष में पक्ष में, आगे चल के आप अपनी हर बात को जस्टिफाई कर सकते हो। जैसे जब मैं पक्ष में रहूंगा तो मैं ऐसे पक्ष में रहूंगा कि इससे अच्छा कोई नियम हो ही नहीं सकता, परंतु जब मैं पक्ष में जाऊंगा वो उसको सोचने पे मजबूर कर दूंगा कि यार बात तो ये भी सही है, फिर अंत में लिखूंगा कि समान नागरिक संहिता का विपक्ष है, तर्क भी है उनके पास, परंतु यदि समान नागरिक संहिता में जो सुधारों की आवश्यकता है उन सुधारों को सिद्ध कर लिया जाए, हमारे देश के विकास, विकास क्या कहते हैं, हमारे देश के विकसित बनने में समान नागरिक संहिता मील का पत्थर बन जाएगी, लैंडमार्क बन जाएगी, कुछ ऐसा। ठीक है, आगे लिखिए जी। लिखिए, इसके पक्ष विपक्ष पर चर्चा करने से पहले मैंने बता दी कि मैं थर्ड पैराग्राफ की पक्ष विपक्ष पे नहीं लिख रहा, थर्ड पैराग्राफ लिखूंगा मैं इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, इसके पक्ष विपक्ष पर मैं अलग पेज लिखता हूँ क्योंकि ये डिलीट ना हो जाए, माफ कीजिए। ठीक है, सब ठीक है। इसके पक्ष विपक्ष पर चर्चा करने से पहले यह समझ लेना अति आवश्यक है कि जिन राष्ट्रों में पहले से ही इस कानून को पारित किया है, उन राष्ट्रों पर इसके क्या प्रभाव है। आप कहते हैं ना एक मॉडल, कौन सा मॉडल होता है, जैसे स्टेट पर भी आप इसको पायलट प्रोजेक्ट, था पायलट प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कि इस पक्ष विपक्ष पर चर्चा करने से पहले ये समझ लेना अति आवश्यक है कि जिन राष्ट्रों ने पहले से इस कानून को पारित किया है उन राष्ट्रों पर इसके क्या प्रभाव है।
लिखिए। इस संहिता को आमतौर पर जो मैंने ऊपर हिंट दिया था, विकसित राष्ट्रों में पाया जाता है। जिस कारण जिस तरह न्याय प्रक्रिया सरल बन जाती है। लिखिए। समान कानून सभी नागरिकों को एक ही कसौटी पर समान कानून सभी नागरिकों को एक ही कसौटी पर रखकर देखते हैं तथा इस प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटान सर ज़्यादा से ज़्यादा की बजाय अधिकतर लिख सकते हैं? हाँ हाँ, मैंने खुद लिखा है सर आज बेसिकली, पर शुरू में मैं लिख चुका हूँ, अधिक तो अब मैं ज्यादा आ गया। ठीक है जी, तो पहली ठीक बात तो कभी की लिखी। समान कानून सभी नागरिकों को एक ही कसौटी पर रखकर देखते हैं तथा इस प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटान कम से कम समय में किया जा सकता है। अब इसका कंपैरिजन करना है अपने देश में। इसके विपरीत हमारे राष्ट्र में विभिन्न धर्मों हेतु विभिन्न निजी कानून होने के कारण न्याय प्रक्रिया जटिल प्रतीत होती है। जटिल होता है कि कॉम्प्लेक्स। ठीक है। भारत जैसे विशाल राष्ट्र में जहाँ विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या है, वह न्याय प्रणाली का सुगम होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अति आवश्यक तो मैं लिख चुका था। अत्यंत
यहाँ तक नहीं है। तो मैं कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा हूँ दोनों के, भारत का भी। बोली बोली सूरज जी, क्या प्रश्न जल्दी पूछे। सर ऊपर ना आपने निपटान लिखा है, उसकी जगह क्या हम निवारण लिख सकते हैं? आवाज कट रही है, दोबारा बोलो। सर आपने ऊपर एक जगह निपटान लिखा है शायद, उसकी जगह हम निवारण लिख सकते हैं। निवारण लिख सकते हो मैम। और सर सेकंड इज कि इस लाइन में जटिल है या जटिल है, कारण न्याय जटिल, जटिल होता है कॉम्प्लेक्स। सर आपने जटिल लिख दिया है शायद, एक बार उसको करेक्ट कर दीजिए। जटिल, माफ कीजिए, माफ कीजिए, ये लिखिए। चलो। ठीक है, धन्यवाद जी। पहली गलती फिर से देखिए। आगे आइए, लिखिए। अब आप उसकी बात कीजिए, गोवा की कर सकते हो, उत्तराखंड की कर सकते हो, लिखिए। आज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा असम राज्य अपने स्तर पर समान नागरिक संहिता को लागू करने पर विचार कर रहे हैं। क्योंकि इस पहल को एक प्रयोग के रूप में सिद्ध कर। सर लेकिन उत्तराखंड में तो एप्लीकेबल हो चुका है ना ये। हाँ हाँ सर, मैं तो चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, 2024 में हो गया, बिल्कुल माफ कीजिएगा। नागरिक संहिता को लागू करने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि इस पहल को एक प्रयोग के रूप में सिद्ध कर। अभी लिखता हूँ, माफ कीजिएगा जी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप केवल उत्तर प्रदेश लिख दीजिए। और कौन सा राज्य क्या राज कर रहा है जिसके बाद बताइए, ये और भर देते हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में मैं श्योर हूँ। असम, यहाँ की केरल ने तो इसका उल्टा विधेयक लाया है, उसको विपक्ष में लिखेंगे। केरल भी इसके अगेंस्ट विधेयक ला चुका है। गोवा, ये गोवा में भी पहले से है जी। गोवा में तो जब से हम स्वतंत्र हुए तब से है। और बताइए कोई राज्य। नहीं है। तो केवल उत्तर प्रदेश ही रहने देते हैं, वहां पे काट दीजिए। बिल्कुल उनकी बात ठीक है, 2024 में उत्तराखंड इसको लागू कर चुका है। बिल्कुल। आज उत्तर प्रदेश तथा असम राज्य अपने स्तर पर समान नागरिक संहिता लागू करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि इस पहल को एक प्रयोग के रूप में सिद्ध कर हम इसके लाभ तथा हानियों को प्रमाण सहित देख पाएंगे। ठीक है, कि इस वर्ष, मतलब इस साल आपका पेपर इसी साल होगा जी। उत्तराखंड ने तो इस संहिता को लागू भी कर दिया है तथा यह देखना बहुत दिलचस्प होगा
कि इस राज्य की न्यायिक व्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव होगा या नकारात्मक प्रभाव। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, एक पंक्ति और भरी है मैंने। लागू पर अभी देखना है हमें, मैंने बताया कि भी पक्ष विपक्ष के बाद में पहले पता तो ही होगा क्या वहां पे। आगे लिखिए जी। लिखिए। हम्म, चुनावी माहौल में प्रत्येक दल इस संहिता पर अपनी अपनी राय दे रहा है, परंतु अब तक किसी भी दल ने इस संहिता में आवश्यक सुधारों की सूची जनता के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। आइए हम इसके पक्ष विपक्ष तथा सुधारों पर चर्चा करते हैं। ये यहाँ तक मैंने लिखना था जी। इसके बाद आपका काम शुरू होता है। आप इसका पक्ष भी लिखेंगे, विपक्ष भी लिखेंगे, जो सुधार रह गए वो लीड ढूंढने जा रहे हैं। अगले हफ्ते से आपको रिमेनिंग पार्ट्स मेरे हैंड रिटन शुरू हो जाएंगे जी। अब आप अपने प्रश्न पूछिए और बाकी छात्र होमवर्क करना शुरू कर दो। 15 मिनट है, 8:37 तक या तो पक्ष लिखो या विपक्ष। फेवर में हो जो लोग वो पक्ष लिखो, जो इसके अगेंस्ट हो वो इसका विपक्ष लिखो। देखना चाहूंगा आप कैसे सोचते हैं इसके बारे में। तो जिनके प्रश्न है वो कृपया प्रश्न पूछिए। हाँ, गुजरात लिख सकते थे वहाँ पे, मध्य प्रदेश लिख सकते, बिल्कुल जी। तो खाली स्थान छोड़ा है, भर देंगे बाद में। और बताइए जी। सर अपील की जगह हम कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं। अपील, मैं आपसे अपील करता हूँ, मैं आपसे जैसे निवेदन गुहार निवेदन लिख लो, लगाना। गुहार लिख लो, निवेदन लिख लो मैं। ओके, थैंक यू सर। अभिनंदन जी। और पूछिए प्रश्न किसी का। सिफारिश। याचना सर बहुत जो अच्छा शब्द, याचना बहुत अच्छा शब्द। सिफारिश उर्दू क्या लिख सकते हो, पर याचना इन्होंने बहुत अच्छा शब्द बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो चुनावी माहौल है उसमें हम्म, चुनावी वातावरण लिख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सर। क्योंकि जब तक आपका पेपर होगा तब तक हरियाणा में भी चुनावी माहौल शुरू हो जाएगा, गर्मा चुका होगा। हरियाणा में भी शायद इलेक्शन अक्टूबर सितंबर में होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। अक्टूबर में है सर। हाँ, तो वही है।
तो आप लिख सकते हैं कि हरियाणा की राजनीति भी इससे बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हो रही है। नहीं नहीं, सबके लिए है। होमवर्क वालों का चेक होगा, जो होमवर्क चेक नहीं करवाते वो कृपया अपने घर पे अपने माता पिता भाई बहन किसी मित्र से चेक करवा लेना अपना फुल लेंथ में टेस्ट, को चिंता नहीं। कल आपके ग्रुप में मॉक टेस्ट अपलोड हो जाएगा सुबह 10 बजे। शाम के 6 बजे तक जब आपका दिल करे 2.5 घंटे में बैठ के उसको लिखना है आपको और मुझे भेजना है। यदि आप होमवर्क चेक करवाते हो, यदि ये नहीं मुझसे नहीं करवाते तो कृपया किसी और को दिखा लेना, क्योंकि दूसरा इंसान गलती जल्दी निकालता है आपकी। तो वो जो गलतियां निकाले उनमें सुधार कर लीजिएगा। हाँ भेजोगे मुझे आप, केवल पीडीएफ भेजना है। मुफ्त फुल लेंथ मुफ्त टेस्ट की मुझे पीडीएफ चाहिए बिल्कुल। होमवर्क की केवल तस्वीर भेजा करो, पिक्चर। यदि टेस्ट हो उसकी मुझे पीडीएफ चाहिए। सर ये क्या लिखा है आपने? हम इसके पक्ष क्या लिखा? विपक्ष, नहीं नहीं विपक्ष माफ कीजिए। आ इसके नहीं नहीं, इससे पहले सर एक्सक्लेमेशन आइए आइए। आइए। बीच में आइए, आइए के बाद है साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। ठीक, थैंक यू सर। हम इसके पक्ष विपक्ष। तो इससे होता क्या है, आपका पूरा निबंध कनेक्टेड रहता है एक पैराग्राफ से दूसरा। ठीक है, कि उसको पता चलता है आगे क्या बात करने वाला है साहब। सर पॉइंटर्स में भी हाँ लिख जी, सकते हैं क्या? जैसे पॉइंट। पक्ष लिख रहे हैं, हाँ पक्ष के अंदर पॉइंट्स बना सकते थे, कोई पक्ष के अंदर 1 कोई 2 चिंता 3 नहीं। लिखे या फिर 1 2 3 डॉट्स? नहीं नहीं नहीं, डॉट्स। ठीक है सर, थैंक 1 2 3 समस्या करते हैं। यू। ओके सर। हाँ जी हाँ। अभिनंदन जी। सर वाहन का मतलब क्या होता है? मैं आपकी आवाज कम आती है, पता नहीं क्यों मुझे। बोलिए। सर वाहन का मतलब। टाइप कर दो प्लीज, किसी और को सुन रहा है वो बता दो। माफी चाहता हूँ मैम आपसे, मुझे आवाज कम आती है आपकी। क्या टाइप कर दीजिए कृपया, मैं अभी पढ़ के बता देता हूँ उत्तर आपको। आवाहन का अर्थ होता है जी कॉल। ठीक है, पर आप लिखना कैसे चाहते हो, अनुबंध कैसे लिखना चाहते हो ये बताओ मुझे, पंक्ति टाइप करके बताओ, फिर मैं ज्यादा अच्छे से बताना चाहता हूँ। जैसे सत्ता पक्ष इसका आह्वान करता है ऐसा लिख सकते हो। और दूसरा शब्द भी बताओ जी मुझे, कैसे लिखना चाहते हो आप। माफ करना, आपको टाइप करना पड़ रहा है, पर कर दीजिए, फायदा हो जाएगा आपका कि जो पंक्ति सही हुई तो प्रयोग कर पाओगे आप। सिमरन जी टाइप कर रहे हैं, या मैं सिर्फ मिनी लिख देता हूँ इसका। आशा करता हूँ कि समस्या नहीं होगी। आवाहन है जी कॉल, अनुबंध है जी कॉन्ट्रैक्ट। और अनुबंध का अर्थ गैर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कई बार आप किसी के साथ शर्त पे आ जाते हो, ठीक है, उसको भी आप अनुबंध कह सकते हैं। और किसी छात्र का प्रश्न हो कृपया पूछ लीजिए।